चलो चलो, GOC2 में हम लोग करने जा रहे हैं। GOC2 में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? तो GOC2 थोड़ा सा छोटा है, इसमें बेसिकली 3 तरह के कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें पढ़ते हैं। एक इसमें हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट एसिड दे दिए जाए तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, अगर आपको कुछ डिफरेंट बेस गिवन हो, ठीक है, तो उनकी बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, कैसे जानेंगे कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है, कौन सा वीकर बेस है ना। और फिर टॉटोमेरिस भी इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। आपको कहोगे टॉटोमेरिस वो आइसोमेरिस का पार्ट है, तो ये वाली जो आइसोमेरिस है ये हम लोग इसमें GOC2 में पढ़ देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट GOC का भी लगता है। बिना GOC को समझे हुए टॉटोमेरिस को पढ़ा पाना बड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको GOC2 में पढ़ते हैं। तो ये 3 मेन टॉपिक हैं जो हम लोग कवर करते हैं इसमें GOC2 में, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एसिड क्या होते हैं। बिल्कुल छोटी बचपन की बातें कर रहे हैं हम लोग, जैसे 9th क्लास में आपको एसिड की सबसे पहली डिफिनेशन पढ़ाई गई थी, आर्हेनियस थ्योरी, याद है ना। आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड बेस की सबसे पहली थ्योरी आपने शायद 8th में पढ़ा दी जाती है आजकल, तो छोटी क्लास में छोटी बुकों में मिल जाता है। तो वही से मैं बिल्कुल स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल जीरो से। तो आर्हेनियस एसिड क्या होते हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले एसिड को एक्सप्लेन ही किया था आर्हेनियस ने, और इनका ये थ्योरी ये सबसे ओल्ड थ्योरी होती है। एसिड बेस में सबसे ओल्ड थ्योरी आपकी आर्हेनियस थ्योरी होती है। आर्हेनियस का कहना क्या था कि एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन है, इनको अगर वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए तो ऐसे एसिड जो H+ आयन फर्निश्ड करते हैं, H+ आयन डोनेट करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्हेनियस एसिड बोलते हैं। सिंपल सी थ्योरी, सिंपल सी एक बात बोल रहे हैं, those compounds or those acid which can furnish H+ ion in aqueous medium, ठीक है। ऐसे सभी सब्सटेंस जो वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पे क्या देते हैं, H+ आयन, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पे क्या देने लगे, हाइड्रोजन आयन देने लगे। तो ऐसे सभी सब्सटेंस आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, आर्हेनियस एसिड होते हैं। बोलो भाई, कितनी बात समझ आ रही? बहुत सिंपल सी बात है। तो ये अगर नोट्स आप लोग बना रहे हो तो लिखते भी जाइए, ठीक है। तो ये आर्हेनियस थ्योरी की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। आर्हेनियस एसिड क्या है, कंपाउंड व्हिच फर्निश H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड हाइड्रोजन। एग्जांपल में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HCl, परक्लोरिक एसिड, ये सभी आपके आर्हेनियस एसिड है। इसमें बेटा आप किसी को भी वाटर में डिसॉल्व कर, जैसे HCl को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयनाइज हो जाएगा, H+ आयन अपने कैटायन में और क्लोराइड आयन में। तो ये क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है, आर्हेनियस एसिड, ठीक है। बोलो भाई, तो मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं होगी किसी को, ठीक है। इसके बाद एसिड बेस की थोड़ी एडवांस थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी है, हम लोग आयनिक में पढ़ के भी आए। ये 11th में आयनिक में थोड़ा शुरुआत में पढ़ाया जाता है, स्पेशली मैं तो बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं। आर्हेनियस बेस पूरा एक लेक्चर ही पढ़ाता हूं इनका, है ना। अभी तो बस हम लोग टू द पॉइंट की बातें करने वाले हैं। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होते हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी क्या कहती है। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी कहती है कि इन्होंने जो थ्योरी दी थी प्रोटॉन के टर्म में दी थी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी किसके टर्म में है, इन टर्म ऑफ प्रोटॉन। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कहना है कि ऐसे सभी स्पीशीज जो प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं, जो क्या डोनेट करते हैं, प्रोटॉन्स। अच्छा, प्रोटॉन किसको बोलते हैं, H+ आयन, है ना। प्रोटॉन ऐसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन एटम है। तो हाइड्रोजन एटम जो न्यूट्रल होता है, हाइड्रोजन का एटम जो न्यूट्रल होता है, तो इसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके न्यूक्लियस में क्या होता है, एक प्रोटॉन, है ना। बोलो भाई, हाइड्रोजन में क्या क्या होता है, बताओ, एक प्रोटॉन और एक इसकी वैलेंस शेल में, के शेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, है ना। और इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग निकाल लें, इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग रिमूव करा दें, एनर्जी देके, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी देके इसको निकाल दे, तो ये आयनाइज हो जाएगा और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा H+ आयन में। और H+ आयन में देखा जाए तो बस एक प्रोटॉन ही तो है उसके न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन जो था वो निकल गया। इसका मतलब H+ आयन को हम लोग
एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन की जो बात कर रहे हैं वो H+ आयन की के लिए से रिस्पेक्ट में कर रहा है। तो ब्रॉन्स्टेन का कहना था, ब्रॉन्स्टेन-लॉरी थ्योरी कहती है कि ऐसे स्पीशीज व्हिच आर प्रोटॉन डोनर्स आर कॉल्ड ब्रॉन्स्टेन एसिड, ऐसे स्पीशीज में प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं उसे ब्रॉन्स्टेन-लॉरी एसिड बोलते हैं। ठीक है, देखा जाए तो ये आर्हेनियस और जो ब्रॉन्स्टेन एसिड थ्योरी है ये सिमिलर ही है। भाई उनका कहना था कि H+ आयन देते हैं और H+ आयन की जगह वो प्रोटॉन का यूज करते हैं, बस टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। बात समझ में आ गई? H+ बोलना प्रोटॉन बोलना तो एक ही बात है ना, है ना, बोलो भाई। लेकिन अच्छा फिर डिफरेंस क्या है? एक छोटा सा डिफरेंस है। आर्हेनियस एसिड, आर्हेनियस थ्योरी में एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनका कहना था कि ऐसे सब्सटेंस जो वाटर के अंदर, जो वाटर एज ए सॉल्वेंट, हमें वाटर एज ए सॉल्वेंट लेना है, पानी के अंदर जो H+ आयन देंगे वो आर्हेनियस एसिड होंगे। लेकिन ब्रॉन्स्टेन-लॉरी का कहना ये नहीं था, ब्रॉन्स्टेन-लॉरी कहना था कि सॉल्वेंट आप चाहे कुछ भी ले लो, सॉल्वेंट जरूरी नहीं कि वाटर हो, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में H+ आयन दे वो भी ब्रॉन्स्टेन-लॉरी। वाटर की जगह आप कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लीजिए, आप अल्कोहल ले लीजिए, अल्कोहल में कोई H+ आयन देगा वो भी ब्रॉन्स्टेन-लॉरी एसिड होगा। आप ईथर में किसी सब्सटेंस करें वो भी H+ आयन अगर दे दे तो भी ब्रॉन्स्टेन-लॉरी एसिड होगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट स्पेसिफिक नहीं है, ब्रॉन्स्टेन-लॉरी थ्योरी सॉल्वेंट स्पेसिफिक नहीं है। सॉल्वेंट वाटर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन आर्हेनियस थ्योरी में सॉल्वेंट वाटर होना ही चाहिए और कोई दूसरा सॉल्वेंट नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब एग्जांपल, अच्छा एक और डिफरेंस है, रिएक्शन लिखने का तरीके में डिफरेंस है। क्या यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, HCl को पानी में डाला, H+ आयन Cl- आयन। ब्रॉन्स्टेन-लॉरी कहती है थ्योरी कि H+ आयन लिखना सही नहीं है, H+ आयन प्रोटॉन को H+ आयन लिखना सही नहीं माना जाता है, क्योंकि उनका कहना था कि H+ आयन नाम की स्पीशीज एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर सॉल्वेंट वाटर है तो। क्यों नहीं एग्जिस्ट करती है? क्योंकि H+ आयन एक ऐसी स्पीशीज है जिसके पास बस एक प्रोटॉन है, और अकेला प्रोटॉन कैसे दुनिया में एग्जिस्ट कर सकता है? आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट को बताओ, अकेला प्रोटॉन क्या एग्जिस्ट कर सकता है? क्या उसमें एग्जिस्टेंस है अकेला प्रोटॉन का? सिंगल चार्ज तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। सिंगल चार्ज, चाहे वो प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो या आइदर कटायन आइदर एनायन, अकेला आयन एग्जिस्ट नहीं कर सकता किसी भी मीडियम में, है ना। तो प्रोटॉन कैसे एग्जिस्ट करता है? तो उनका कहना था जैसे प्रोटॉन बनता है तो चारों तरफ जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं ना सॉल्वेंट में, वो उसको कोऑर्डिनेट कर देते हैं। वैसे भी देखो H+ आयन की दुनिया जुड़ चुकी है, उसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है। और एक हम लोग ने ऑक्टेट रूल भी पढ़ा था या तो केमिकल बॉन्डिंग में कि ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जिसके पास कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन हो वो एग्जिस्ट करती है, या तो उसका वैलेंस से पूरे 8 इलेक्ट्रॉन रखा हो, या तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, या तो डुप्लेट कंप्लीट हो या ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज या ऐसे मॉलिक्यूल्स तो नेचर में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्टेट रूल यही तो कहता है ना। और H+ आयन के पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, 0 इलेक्ट्रॉन, तो कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो उनका कहना था जैसे H+ आयन बनता है तुरंत एक वाटर मॉलिक्यूल अपना लोड कर कोऑर्डिनेट कर देता है और एक ये नया स्पीशीज बना देता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम है। तो ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी जो हम लोगों को किसने बताई थी, ब्रॉन्स्टेन-लॉरी। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग जैसे मान लो कोई आपका HCl ही है मान लो, ठीक है, और आपने उसको पानी में डिसॉल्व किया तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो ये वाटर से क्या करेगा, ये वाटर से देखो ऐसा HCl वाटर में क्या दे देगा, प्रोटॉन देगा, और वो एक प्रोटॉन वाटर से रिएक्ट करके क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन। तो प्रोडक्ट साइड में क्या लिखूं, प्रोडक्ट साइड में लिखूंगा Cl- प्लस H3O प्लस, ऐसे लिखूंगा। ये करेक्ट माना जाता है ब्रॉन्स्टेन-लॉरी के तो ये सही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम का बन रहा होगा, हां HCl स्ट्रांग एसिड है तो ऑलमोस्ट 100% डिसॉल्व हो जाएगा, तो इस इक्विलिब्रियम को हम लोग ये बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई वीक एसिड है तो वो इक्विलिब्रियम बना रहा होगा, है ना। बोलो जैसे आपने एसिटिक एसिड को पानी में डाला
तो ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, तो वो अपना H प्लस आयन जब देगा तो एक इक्विलिब्रियम सा बना रहा होगा, क्योंकि वो 100% आयनाइज नहीं हो रहा होगा, उसका अपना क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होगा, है ना। तो एक इक्विलिब्रियम सा बना रहा होगा। बोलो भाई, बात समझ आ रही है? और हर इक्विलिब्रियम का अपना क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। और जब भी कोई एसिड पानी के अंदर अपना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करता है, तो उस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, के ए, है ना। उसको आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड बोलते हैं। तो जैसे ये एसिटिक एसिड पानी के अंदर डिसॉल्व करने पे एक इक्विलिब्रियम बना रहा है ना, क्योंकि ये वीक एसिड है, तो इसका अपना क्या होगा, एक Ka होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। ठीक है, क्लियर? बोलो भाई। तो जितने भी वीक एसिड होते हैं उनका वाटर के अंदर एक डिसोसिएशन कांस्टेंट डिफाइन होता है, जिसको हम लोग Ka के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक बातें बता रहा हूं मैं, और ये सब पता है आप लोगों को। बोलो भाई, कोई ऐसा बच्चा इसको ना पता हो, ये क्लियर है? बोलो। अब आते हैं सबसे एडवांस थ्योरी, जो सबसे मॉडर्न थ्योरी कहलाती है, लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी क्या बोलते हैं? लुईस थ्योरी बोलते हैं ऐसे सभी स्पेसीज जो लोन पर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। लोन पर एक्सेप्टर आर कॉल्ड लुईस एसिड, है ना। ये थ्योरी क्या बोल रही है, द लोन पर एक्सेप्टर आर नोन एज लुईस एसिड। ऐसे सभी सब्सटेंस जो किसी भी स्पेसीज का लोन पर आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो सभी लुईस एसिड कहलाते हैं। अच्छा, ऐसा मतलब लोन पर एक्सेप्ट करने के लिए किसी एटम के पास क्या अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, हाँ, उसके पास एक ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, वो भी p या d ऑर्बिटल। उसके पास या तो वैकेंट d ऑर्बिटल होना चाहिए उसकी वैलेंस शेल में, या d ऑर्बिटल होना चाहिए। इन दोनों में कोई भी एक ऑर्बिटल अगर खाली है तो वो आसानी से किसी भी स्पेसीज का लोन पर एक्सेप्ट कर सकता है, और ऐसी सिचुएशन में वो लुईस एसिड कहलाएगा। जैसे ये एग्जांपल लिखे हुए, बोरॉन के जितने हैलाइड होते हैं ये सब वीक एसिड होते हैं, ये सब लुईस एसिड होते हैं। बोरॉन BX3 लिखा हुआ है ना, तो इसमें BCl3 लिख सकते हो आप, BBr3 लिख सकते हो, BF3 लिख सकते हो, ये सब लुईस एसिड है ना। और इनको अगर ये पहचानना होगी क्यों ये लुईस एसिड है, तो आप देखें कि इनका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। जैसे बोरॉन का ही देखिए, बोरॉन की वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में 13 ग्रुप का एलिमेंट है। 13 ग्रुप एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, वो 3 इलेक्ट्रॉन एक एक करके शेयर भी कर रहे हैं, तो तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं, इनकम्प्लीट है। और लुईस एसिड के लिए ये कंपलसरी कि ऑक्टेट क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए, क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तभी तो वो टेंडेंसी रखेगा किसी दूसरे के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। ठीक है, तो इसी वजह से बोरॉन के हैलाइड जितने भी होते हैं वो सभी लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। बोलो भाई, है ना, क्लियर समझ में आ रही? तो ये अभी बस मैंने आपको रिवाइज कराया है एसिड बेस थ्योरी, जो हम लोग ऑलरेडी आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ के आए। ठीक है, इसमें देख लो कोई चीज नहीं होगा, जल्दी से एक बार इसको देखो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बोलो भाई, चलो फिर आगे बढ़े। अब हम लोगों को GOC2 में जो पढ़ना है वो ऑर्गेनिक एसिड के बारे में पढ़ना है। अब हम लोग थोड़ा बात कर रहे हैं बट ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, या हम कैसे पहचानेंगे कि कोई कंपाउंड हमारे सामने लिख के दे दिया जाए तो हम पहचानेंगे वो ऑर्गेनिक एसिड है ना। क्योंकि आगे हम लोग को ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, कुछ कंपाउंड लिख के दे जाएंगे और हमें पहचानना होगा कि इनमें कौन से ऑर्गेनिक एसिड है और उनके एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर के बारे में
पता लगाना होगा, कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, कौन वीकर एसिड है, किसकी एसिडिटी ज्यादा है ना। तो सबसे पहली बात, कई बार क्वेश्चन में हम लोग को यही नहीं समझ में आता है कि यार इसमें कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है या किसके रिस्पेक्ट में हमें बात करनी है। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, तो उसका सीधे मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखो आप ये याद कर लो, कोन्स, CONSX, ठीक है, कोन्स है ना। वो कोन्स में कार्बन जो है ट्रिपली बॉन्डेड है, बाकी सब क्या है, सिंगली बॉन्डेड है। कोन्स जो है वो सभी क्या है, में कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड है, बाकी सब क्या सिंगली बॉन्डेड है। और इन एटम्स के साथ अगर एक भी हाइड्रोजन कनेक्टेड हो, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं, है ना, जो आप लोगों ने IUPAC नामक चैप्टर में पढ़ रखा है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, सल्फोनिक एसिड, एल्काइंस, एल्कोहल, एमीन्स, थायोअल्कोहल। तो उनमें आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानना है। अब देखो मैं आपको सारे फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट दे दूं, उससे अच्छा कि मैं आपको की पॉइंट बता रहा हूं कि ऐसे जितने फंक्शनल ग्रुप, ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जितने भी फंक्शनल ग्रुप जानते हो जिनमें इन एटम से हाइड्रोजन कनेक्टेड दिख जाए, जैसे ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन दिख जाए, समझ जाइए ये एसिडिक हाइड्रोजन है। आपको अगर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ भी रहा है ना, तो उसी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बतानी है आपको, है ना। एल्काइन के हाइड्रोजन क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। अल्कोहल, जैसे आप लोगों ने अल्कोहल के, अल्कोहल तो जानते हो, जनरल फॉर्म लगे तो ROH। तो अल्कोहल में जो ये हाइड्रोजन होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, ऑक्सीजन से, मतलब ये एसिडिक हाइड्रोजन है। ये अल्कोहल के H क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर हम लोग जनरल फॉर्मूला लिखें तो यही लिखते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो लास्ट में ये वाला हाइड्रोजन आप देख रहे हो, ये भी ऑक्सीजन से तो कनेक्टेड है, ये हाइड्रोजन भी एसिडिक होता है ना। सल्फोनिक एसिड, आप लोग सल्फोनिक एसिड को जानते हो, SO3H होता है। इसमें भी लास्ट में जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ कनेक्टेड है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कनेक्टेड डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ठीक है। एमीन्स, आप लोगों ने नाइट्रोजन में जैसे आपको कोई सेकेंडरी एमीन दे दिया गया तो, या 1 डिग्री एमीन, तो एमीन में नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन होते हैं ये स्लाइटली एसिडिक होते हैं, है ना। ये बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन इनके एसिडिक नेचर शो करते हैं। अगर थोड़ा भी बेस डालोगे ना तो वो किसी हाइड्रोजन को लेके भागेगा, ठीक है। एमीन के हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। अच्छा, सल्फर वाले तो आपने थायोऑल्स पढ़े होंगे, SH करके, ऐसे फंक्शन उसमें SH आता है, तो सल्फर से कनेक्टेड हाइड्रोजन भी क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। और X यहाँ हेलोजन है, हेलोजन में क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनसे डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन भी एसिडिक होते हैं। तो अगर आपको केवल इतना भी पता है तो आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे कि जो कंपाउंड आपको दिया गया है उसमें एसिडिक हाइड्रोजन कौन से हैं, ठीक है। तो आपको याद इतना बस रखना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, बस कौन सी याद कर लेना, CONSX, इनके साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। बोलो भाई कितना याद कर पाओगे, हाँ। तो ये पहचान, अब देखो कुछ साइड में एग्जांपल लिख लो बेटा, है ना, जिनमें ये हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं जिससे आपको आसानी रहेगी याद करने में। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा जो लास्ट वाला हाइड्रोजन है उसको हाईलाइट कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। आप अल्कोहल लिख दीजिए, अल्कोहल, अल्कोहल में ये हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन है ना। आप एल्काइन लिख दीजिए, एल्काइन, एल्काइन में ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन में जो हाइड्रोजन होते हैं ये भी एसिडिक होते हैं, ठीक है। और एल्कोहल लिख लिया, कार्बीन लिख लिया, है ना, एल्काइन। सल्फोनिक एसिड लिख लीजिए, सल्फोनिक एसिड के जो हाइड्रोजन होते हैं ये भी एसिडिक होते हैं। और सल्फर के हाइड्रोजन सल्फर से डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं। तो यही कुछ फंक्शनल ग्रुप है ना। पूरे आप GeO2 पढ़ डालोगे, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ डालोगे, जब भी एसिडिक हाइड्रोजन की बात हो रही होगी तो यही हाइड्रोजन आपको दिखेंगे। एमीन्स भी लिख लेना, एमीन के हाइड्रोजन भी एसिडिक होते हैं।
ठीक है क्लियर। तो इतनी बात हमें पहले क्लियर हो चाहिए कि आगे अभी हम लोग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग स्पेशली एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करने आ रहे हैं, वो इन्हीं में बात होगी। ये जो आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं का एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो इसको समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी पढ़ रहे हैं और यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ की जो बातें होंगी वो इन फंक्शनल ग्रुप के जो हाइड्रोजन है उनके रिस्पेक्ट में हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर रहे हैं। और एक और लिख लो यार, क्योंकि वो आगे आएगा, एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन जानते हैं? एल्डिहाइड कीटोन के जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो भी एसिडिक होते हैं, है ना। ये एक स्टार बना के अलग से लिख लो, पॉइंट नोट करके लिख लो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन और कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड को एल्डिहाइड या कीटोन बोलते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन आर आल्सो वीकली एसिडिक। ये बहुत एसिडिक नहीं होते हैं, इनको वीकली एसिडिक लिखिएगा। मतलब ये इनसे थोड़े कम ही होते हैं, लेकिन उनका नेचर भी एसिडिक होता है। कार्बोनिल ग्रुप के कौन से हाइड्रोजन? अल्फा कार्बन। जैसे एसिटाल्डिहाइड है, तो एसिटाल्डिहाइड के ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। ये जो मेथिल के तीनों हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन एसिडिक है ना। इन्हीं को अल्फा कार्बन आप समझ रहे हैं। एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं और उसके हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो किसी कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा हाइड्रोजन भी वीकली एसिडिक होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन अगर आपको कुछ एल्डिहाइड दे दिया जाए, कीटोन लिख दिया जाए और उनमें कभी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने को बोला जाए, तो फिर हम लोग पकड़ के इन्हीं को निकालेंगे, मतलब वो अल्फा हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में चेक करेंगे एसिडिक करेक्टर, ठीक है। हाँ, लेकिन ये वाला मत बोल दिएगा एसिडिक है। अच्छा, तो एल्डिहाइड में ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होगा क्या? ये नहीं होगा, क्योंकि ये कार्बन से कनेक्टेड है, वो कार्बन डबली बॉन्डेड है। डबली बॉन्डेड मतलब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के H एसिडिक नहीं होता है ना, तो वो इसके रिस्पेक्ट में नहीं, लेकिन उसके अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। उसका रीजन भी अभी पढ़ेंगे क्यों होता है, अभी मैंने आपको बस पहचानने का तरीका होता है, ठीक है। कि आप क्वेश्चन देखते ही देखो, होता क्या है कि क्वेश्चन देखते ही आपको एग्जैक्ट बात बदल जाए कि किसके रिस्पेक्ट में बातें हो रही है, तो क्वेश्चन करने का नजरिया ही बदल जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसे हाइड्रोजन दूर से दिखने चाहिए, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है तो ये हाइड्रोजन आपको दूर से दिखना चाहिए, हाँ यही बात है, सारी बातें इसी के अकॉर्डिंग हो रही होगी। अल्कोहल में ये वाला हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग सारी बातें होगी, है ना। एल्काइल में इस वाले हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में एसिडिक हाइड्रोजन की बात करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड में ये वाला हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में सारी बातें हो रही होगी, और थायो अल्कोहल में सल्फर के साथ जो हाइड्रोजन है उसके रिस्पेक्ट में एसिडिक हाइड्रोजन की बात होगी, है ना। तो ये आपको दिखने चाहिए, ठीक है। बोलो अल्फा हाइड्रोजन नहीं, उसके नंबर से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पता है उनमें निकलता केवल एक ही है। जैसे वो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन उसमें एसिडिक नेचर केवल एक ही शो करेगा, है ना, तीनों नहीं शो करेंगे, तो कोई एक निकलेगा उसके रिस्पेक्ट में एसिडिक नेचर आएगा, ठीक है। तो उसके नंबर से कोई लेना देना नहीं है। अब हम लोग को शुरुआत जो करनी है जीओसी में, हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ से शुरुआत करनी है। सबसे पहले हम लोग किसके एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पॉपुलर और सबसे ज्यादा जो एसिड पाए जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड, बेटा वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में समझते हैं कि मान लो कोई कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दे दिया जाए, तो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे हम लोग थ्योरी में डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो देखो समझो, बहुत छोटी छोटी बात है। तो मैंने एक लिख दिया यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लिख दिया कार्बो, आप भी लिख लीजिए RC+H, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड ये सभी वीक, अच्छा ये भी ध्यान रखना, ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। ये चाहो तो अपने कॉपी में जगह होगी, एक स्टार बना के लिख लो, ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। कोई भी ऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक एसिड पानी में 100% आयनाइज नहीं होता है, जब भी उसको पानी में डालेंगे तो इक्विलिब्रियम जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वाटर में इक्विलिब्रियम जरूर बनाते हैं,
ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड 100% आयनाइज नहीं होता है। क्लियर है? अब देखो जैसे ही आपका है जनरल फॉर्मूला RCWS, ठीक है, ऑर्गेनिक वीक एसिड है, और इसके हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी को हम लोग प्रेफर करेंगे। तो सबसे बढ़िया थ्योरी है वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी की है। ठीक है, अब देखो आप इसको पानी के अंदर डालोगे, जैसे आप पानी के अंदर डालोगे तो ये पानी के अंदर अपना क्या दे देगा, H+ आयन। बोलो भाई, तो इसका इक्वेशन क्या लिखे, RCOO- और प्लस H3O+ आयन, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन से आप बिल्कुल घबराना नहीं, उसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, लेकिन उसको आप मन में H+ आयन भी सोच सकते हो, कोई बुराई नहीं, लेकिन मन में, ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअली H+ आयन ही है, और एक H+ आयन को एक वाटर ने अपना लोड कर देके स्टेबल कर दिया है, तो नया आयन बन गया हाइड्रोनियम आयन, वास्तविकता में वो H+ आयन ही है। ठीक है ना? अच्छा, अब ये एक इक्विलिब्रियम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे हम लोग कार्बोक्सिल पानी डाल रहे हैं तो वो क्या बना रहा है, एक इक्विलिब्रियम बना रहा है। बोलो भाई, और हर एक इक्विलिब्रियम का अपना एक क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, और जैसे ये वीक एसिड है तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लोग उसको Ka से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको क्या लिखेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, इसको क्या लिखेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, Ka, इसका सिंबल क्या है, K। अच्छा, और अगर मैं आपसे बोलूं कि इस Ka का एक्सप्रेशन क्या होगा, जैसे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे, तो Ka का एक्सप्रेशन का फॉर्मूला बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल सही, तो इसका एक्सप्रेशन होगा कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, मल्टीप्लाई हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन, चाहो तो H+ आयन लिख दो, वो समझ जाना कि वो H3O+ है, और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन इसको नहीं लिखते क्योंकि एक्सेस में है तो उसको लिखना होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा किसका, K का। बोलो भाई, इसमें किसी को डाउट, तो ये Ka का एक्सप्रेशन है, और बोला ये जाता है कि जिस कार्बोक्सिलिक एसिड का Ka जितना ज्यादा होगा, इसका वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। हायर द वैल्यू ऑफ Ka, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। जिसका Ka ज्यादा, वो उतना ही रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग। आपको लग रहा होगा सर, अभी तो आप बोल रहे थे कि ऑर्गेनिक एसिड और वीक एसिड, आप कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्गर होगा, ये रिलेटिव बातें हो रही है ना। जैसे क्लास में दो बच्चे, कोई टेस्ट हुआ, मान लो जेईई मेंस का पेपर हुआ, एक के 300 में आ गए 280 और एक के 300 में आ गए 270। ठीक है, तो कहने का मतलब किसी के 100% तो नहीं आए। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जब कोई एसिड 100% आयनाइज होता है तब वो स्ट्रॉन्ग बोला जाता है। अगर 300 में 300 कोई ले आता तब मैं बोलता हाँ भाई ये असली में स्ट्रॉन्ग एसिड है। बात समझ में आ रही? अब 300 कोई लाया नहीं, भले 280 वाले ने टॉप किया, लेकिन कहने को वो वीक एसिड है, तो उसका अल्फा 1 नहीं है, उसका अल्फा 100% नहीं है। बात समझ में आ रही? तो इसलिए बोलते हैं कि ऑर्गेनिक सारे वीक, किसी भी ऑर्गेनिक एसिड का अल्फा एग्जैक्ट 1 नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये K आ रहा है, K जितना ज्यादा होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो देखो बताइए यहाँ मैं क्या लिखूं, एसिडिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखूं। बिल्कुल सही, एसिडिक स्ट्रेंथ बोला जाए तो H+ के ही डायरेक्ट, H+ या हाइड्रोनियम आयन लिख सकते हो। जितने ज्यादा H+ आयन आ रहे होंगे, जो एसिड जितना ज्यादा H+ आयन दे रहा होगा, डिसोसिएट होगा, जितने ज्यादा H+ आयन सप्लाई कर रहा होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। और H+ आयन का कंसंट्रेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Ka के। तो ये एक स्टैंडर्ड टर्म होता है, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार इसकी वैल्यू हमें दे दी जाती है, तो आगे लिख दिया कि ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, Ka के। बोलो भाई, और कई बार एक टर्म मिलेगा आपको पीके, क्या लिख के मिल दिया जाएगा, पीके। पीके क्या होता है, पीके होता है माइनस लॉग के। तो बताओ के और पीके में क्या रिलेशन होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका के ज्यादा उसका पी उतना कम हो गया है ना, तो इसका मतलब पीके के क्या लिख दूं मैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पहले एक बात तो यहाँ पे ये काम की है,
कि जितने भी बेटा वीक एसिड होते हैं उनका एसिडिक स्ट्रेंथ इक्विलिब्रियम में जो H+ आयन का कंसंट्रेशन होता है, H+ आयन या हाइड्रोनियम है तो एक ही बात है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और H+ आयन का कंसंट्रेशन Ka वैल्यू पे डिपेंड करता है ना। और अगर pKa के टर्म में बात किया जाए तो pKa का वैल्यू Ka के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक बात तो मैं ये समझ आई कि कोई भी वीक एसिड है, कोई भी, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड सारे वीक एसिड होते हैं, यहाँ मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूँ, यही बिहेवियर सभी ऑर्गेनिक एसिड्स को करते हैं। तो पानी में जाते हैं, एक इक्विलिब्रियम बनाते हैं, उस इक्विलिब्रियम का K उसके एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, जितना ज्यादा K उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अब देखो इतनी बात समझ आएंगे। अब देखो इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी ऑर्गेनिक एसिड, जैसे आपको दो ऑर्गेनिक एसिड दिए जाए, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे एक मैं ले लेता हूँ एसिडिक एसिड, इसका K दे दिया उसने 1.8 × 10⁻⁵, और एक दे दिया उसने बेंजोइक एसिड, है ना, और इसका K दे दिया 1.8 × 10⁻⁴। ठीक है, और आपसे पूछो बताइए विच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड? सब बेंजोइक एसिड। तो जिसका K ज्यादा है ना, वो देखो ये 10⁻⁵ हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, मैं फिर से लिख देता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा लिखते समय थोड़ा सा हिल गया। ये है 10⁻⁵ ऑर्डर का, है ना, और बेंजोइक एसिड का जो Ka है वो 10⁻⁴ ऑर्डर का। अब बताओ कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? बेंजोइक। तो हम लोग सीधे बोलते हैं कि जिसका K ज्यादा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये आपको K की वैल्यू ना लिख के दूं, आपको मैं बताऊंगा नहीं K की वैल्यू, अब मैं बोलूं कि बताओ इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, कैसे बताइए? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको किसी ऑर्गेनिक एसिड का कभी K बताया ही नहीं जाएगा, क्योंकि सभी लोग बच्चे इतने समझदार है, K दे देगा तो आपको फिर क्वेश्चन की कहानी वही खत्म हो गई ना, आप देख रही लो किसका K ज्यादा वो उसी ऑर्डर पे अरेंज कर दोगे। ठीक है, आपको कभी भी ऑर्गेनिक एसिड का K नहीं दिया जाएगा, पर पूछेगा बताओ स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, तो देखो आंसर इसी इक्विलिब्रियम में छुपा हुआ है, इसका आंसर इसी इक्विलिब्रियम में छुपा हुआ है। देखिए समझिए, हमें K नहीं बताना, ठीक है, मत बताओ ना बताओ, ठीक है। आप देखिए वीक एसिड जब पानी के अंदर जा रहा है तो एक एनायन बना रहा है, तो कांस्टेंट नॉलेज बोलता है कि एसिड का एनायन कॉन्जुगेट बेस होता है। एसिड के एनायन को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। एनायन ऑफ वीक एसिड, एनायन ऑफ एसिड इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो देखो अगर हमें K नहीं दिया जा रहा है तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो हम देखेंगे कि एसिड पानी के अंदर क्या दे रहा है, एक कॉन्जुगेट बेस बना रहा है, और ये कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना, इस कॉन्जुगेट बेस में जो निगेटिव चार्ज आप देख रहे हो ये जितना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, याद करो ये हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जितने भी इक्विलिब्रियम होते हैं नेचर में वो स्टेबिलिटी वीकर लेस स्टेबल स्पीशीज से मोर स्टेबल स्पीशीज की तरफ डोमिनेंट होते हैं, शिफ्ट होते हैं। मतलब क्या कि ये कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल हो रहा होगा, ये इक्विलिब्रियम उतना ही ज्यादा किधर जा रहा होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जितना ज्यादा फॉरवर्ड जाएगा उतने ही ज्यादा वो H+ आयन देने लगेगा। बोलो जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा उतना ज्यादा कंसंट्रेशन किसका बढ़ जाएगा? H+ आयन का, और H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो Ka भी तो बढ़ेगा, तो Ka बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग को अगर K ना दिया जाए तो कैसे पता लगाएंगे? हम लोग क्या देख लेंगे जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो कितना ज्यादा स्टेबल हो रहा है, जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ज्यादा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन तक दौड़ेगा, जितना ज्यादा एक्सटेंट में वो एसिड आयनाइज होगा उतने ज्यादा H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जितना H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना गैस बढ़ेगा। तो एक हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड मिल गया, क्या? देखो ये लिख लेना है आपको यहाँ पे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमेशा ये फंडा लगाने वाले हैं क्योंकि K कभी आपको दिया नहीं जाएगा,
एसिडिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जो एसिड का एनायन है उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट से ही हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर पाएंगे। बस यही एक हमारे पास तरीका होता है एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने का। हम लोग क्या किया करेंगे? एसिड से बनने वाले एनायन का स्टेबिलिटी चेक करेंगे। जितना ज्यादा स्टेबल एनायन बनेगा उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। एसिड से बनने वाले कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी आपको चेक करनी है, क्योंकि वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा इक्विलिब्रियम उतना ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन तक शिफ्ट होगा, ठीक है। मतलब क्लियर हो गया हमको, है ना? तो हम लोग यही तरीका लगाएंगे। अब इसमें इतनी बात समझ में आ गई कि ठीक है सर, हमें कोई एसिड दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे? उसका एसिडिक हाइड्रोजन हटा देंगे, फटाक से निकाल देंगे और तुरंत उसका क्या बना देंगे? कॉन्जुगेट बेस। और उसमें जो नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। अब ये कैसे पता लगेगा कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल किसमें, मतलब कॉन्जुगेट बेस किसमें ज्यादा स्टेबल है? तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, उसके लिए 3 फैक्टर होते हैं। हमें वो 3 फैक्टर की हेल्प से चेक करना होता है कि वो कॉन्जुगेट बेस कितना ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा उतना ज्यादा वो एसिड स्ट्रॉन्गर होगा। बोलो भाई। तो इसके बाद अगली हेडिंग में हम लोग को ये पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे है ना, तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी किन फैक्टर पर डिपेंड करती है? तो टोटल 3 फैक्टर है, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है साइज ऑफ एटम। सबसे पहला एटम जो फैक्टर है वो है साइज ऑफ एटम। तो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये सारे बातें, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस में पहला फैक्टर क्या है? साइज ऑफ एटम। देखो क्या कहता है ये फैक्टर, ये फैक्टर क्या कहता है? देखो ये फैक्टर सिंपल क्या बोल रहा है? इफ नेगेटिव चार्ज ऑफ कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट ऑन डिफरेंट एलिमेंट। हाँ, ये फैक्टर कब लगाएंगे ये भी ध्यान रखना कि क्वेश्चन में आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब कौन सा फैक्टर लगेगा। कई बार हम लोग के क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाते हैं कि लगाना हम लोग को कोई एक फैक्टर दे, कोई दूसरा फैक्टर रहता है। तो ये पता होना चाहिए कि कब कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ना। तो साइज ऑफ एटम कब अफेक्ट करेगा, है ना, मतलब एसिडिक फैक्टर को। तो बोलते हैं कि आप देख लीजिएगा कि नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है ना, एसिड का H हटाने के बाद जो जिस भी एटम पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो नेगेटिवली चार्ज जो एटम है कॉन्जुगेट बेस का, जो नेगेटिवली चार्ज एटम है, अगर वो डिफरेंट एटम पे प्रेजेंट हो और वो सभी एटम पीरियोडिक टेबल में किसी सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हो, वो सभी एटम पीरियोडिक टेबल में किसी सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हो, तब हमें ये फैक्टर से आंसर देना है। फिर वहां पे ये फैक्टर डोमिनेंट हो जाएगा साइज ऑफ एटम, ठीक है। मतलब क्या है? इफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप के एलिमेंट में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, तब हमें कौन सा फैक्टर अप्लाई करना है? साइज ऑफ एटम, ठीक है। बोलो भाई। अच्छा, अब कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे कि ज्यादा स्टेबल कौन सा कॉन्जुगेट बेस है? तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इसमें डिपेंड करती है साइज ऑफ एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना एटम बल्की होगा, जितना साइज उसका बिगर होगा, उस पे नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है ना। जितना छोटा एटम होगा उस पे नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा डिस्टेबलाइज होता है ना। तो इसमें लिख लीजिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट में स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, ठीक है। जितना बिगर साइज होगा एटम का उस पे उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्या कर जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, इसका कोई रीजन बता सकते हो कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बड़े एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा? चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, तो चार्ज डिस्पर्जन कर चार्ज डिस्पर्स कर रहा है, ठीक है। जितना बल्की एटम होता है
उतना जो बल्कि एटम होगा तो उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो उस पे चार्ज उतना ना फैल जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। तो चार्ज जितना फैलेगा तो पर यूनिट एरिया चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, पर यूनिट एरिया चार्ज बढ़ जाएगा। तो चार्ज जितना ज्यादा मिनिमाइज होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। चार्ज का बताइए होगा आपको कि चार्ज जितना मैग्नीट्यूड जितना घटेगा उतना वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, बोलो ये बात समझ आई। तो देखो एक एग्जांपल से और बेटर समझ आएगा कि जैसे आपको ये चार एसिड लिख के दे दिए, आपको ये इनऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन हम लोग इस ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इनको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सभी के लिए लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पढ़ हम लोग ऑर्गेनिक के लिए है, लेकिन क्वेश्चन आपको इनऑर्गेनिक का भी है, तो भी कर सकते हैं। जैसे हमको HF HCl HBr चाहिए, ठीक है, इनकी इनको इनके एसिडिक स्ट्रेंथ को ऑर्डर में लिखना है, बताना है कि इनमें सबसे अच्छा एसिड कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबके बना देंगे कॉन्जुगेट बेस। हम लोग सबका एक एक क्या करेंगे, H निकालना शुरू कर देंगे, सबका एक एक प्रोटॉन निकालो। अब देखो सबके पास एक ही H है ना, HFS देगा तो क्या बनाएगा, क्लोराइड है। HCl से एक H निकालेंगे तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, क्लोराइड है। HBr का कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, ब्रोमाइड है। आयोडाइड का कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, I- है। तो आप सबसे पहले यही करेंगे कि जो भी एसिड दिए सबका एक एक H निकालो और उनके क्या बना डालो, कॉन्जुगेट बेस। अब देखो कि इन कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या है। तो पहली बात सर आपकी वॉइस क्लियर सा नहीं आ रही है, तो बहुत धीमे सर आ रही है। आवाज आवाज धीमे आ रही है। यस सर, इको टाइप हो रहा है। यस अच्छा, अब कैसी आ रही, अब सही आ रही है? थोड़ी सही है। ये सर आप सही है। तो सभी बच्चों को ऐसा सुनाई दे रहा है कि आप ही को ऐसा दिख रहा है? ये सर इको हो रही थी। बाकी बच्चों को सही सुनाई दे रहा है? थोड़ी इको हो रही थी। अच्छा, चलो अब कम हो रही है इको, अभी भी हो रही है? नहीं सर आप सही होगी सर, ठीक है सर। तो इसमें देखो HF HCl HBr HI इनमें हम लोग कंपेयर कर रहे थे, तो इस सबके मैंने H हटा दिए, सबका एक एक H निकाल दिया और इनके क्या बना दिए मैंने, कॉन्जुगेट बेस बना दिए। अब आप ये देखो कि ये जितने भी एटम है ये सभी अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंट है, और सभी पीरियोडिक टेबल के सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, है ना। ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 को भी बिलोंग कर रहे हैं, हेलोजेंस जिनको हम लोग बोलते हैं। और अब इनके साइज में अगर ध्यान दें तो इनमें सबसे छोटा कौन होगा, क्लोराइड है ना, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। क्लोराइड की वैलेंस सेल थर्ड हो जाएगी तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा थोड़ा। ब्रोमाइड में फोर्थ सेल वैलेंस सेल और बड़ा हो गया, क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पे एक नई सेल जनरेट हो जाती है। तो जैसे से टॉप टू बॉटम आ रहे होंगे साइज बढ़ रहा होगा, और सब पे चार्ज तो -1 क्या ही है ना। और ऐसे समझ लो कि -1 का चार्ज एक छोटे से सरफेस एरिया पे है, तो पर यूनिट एरिया चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। चार्ज उतना स्टेबल नहीं हो रहा होगा, क्योंकि चार्ज जितना न्यूट्रलाइज हो रहा होगा, चार्ज जितना अगर न्यूट्रलाइज, तो चार्ज कोई भी हो चाहे प्लस या माइनस, वो जितना जीरो की तरफ जाता है उतना ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़े तो समझ जाना कि चार्ज बिकम अनस्टेबल, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड किसी भी इफेक्ट से घटने लगे, है ना, तो समझ जाना स्टेबल हो रहा है। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज छोटे से एरिया में है ना। अच्छा, यहाँ पे वो एक बड़े सरफेस एरिया पे डिस्पर्स कर जाएगा, तो पर यूनिट चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन ब्रोमाइड में और बड़े सरफेस एरिया में और ज्यादा डिस्पर्सन होगा, तो और कम हो। आयोडाइड में तो भयानक डिस्पर्स करेगा, मतलब सबसे ज्यादा वो स्टेबलाइज हो रहा है -1 का चार्ज I- की सरफेस पे। तो इन चारों में सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, I-। और जो कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल, वो जिस भी एसिड से बना है वो एसिड उतना स्ट्रॉन्गर। इसका मतलब इनमें सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड HI, फिर HBr, फिर HCl, तो सबसे वीकर एसिड HF। हाँ, बस ये आंसर है। तो इन चारों में ये ऑर्डर हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो गया, सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। तो जैसे जैसे निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। ठीक है, वो जिस भी एसिड से बने हैं
उनका एसिडिकेशन का ऑर्डर वही होगा जो उनके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी होगा। ठीक है ना? बोलो, इसमें किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, किसी भी पॉइंट में कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो। बोलो, क्लियर है? अभी एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको दो कंपाउंड दिया है, एक है फिनॉल, एक थायोफिनॉल। आपको कंपेयर करना है कि विच वन इज मोर एसिडिक आउट ऑफ फिनॉल एंड थायोफिनॉल। सर एक में थोड़ा ऊपर कर दी। ठीक है बेटा, विच वन इज मोर एसिडिक, आपको बताना है कि इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा है। एक आपको फिनॉल दिया गया है और एक आपको थायोफिनॉल दिया गया है। बताइए तो सारे वाले बताओ। क्या रीजन? थायोफिनॉल। तो ठीक है, गुड। सबसे पहला काम हमारा ये होता है, जो भी एसिड दिया है, जब भी एसिडिक से कंपेयर करें, आप तुरंत उनके एसिडिक हाइड्रो हटाओ, फटाक से उनके क्या बना दो, कॉन्जुगेट बेस। सबसे पहला काम ये करो, आप पहले पकड़ोगे इनके एसिडिक हाइड्रो, तो हम लोग पहले ही पता कर चुके कि भैया ऑक्सीजन का हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक। इसमें सल्फर से बॉन्डेड यही दोनों मिलना भाई एसिडिक है, तो आप इन्हीं दोनों को हटा दो। ठीक है, इसका एसिडिक हाइड्रोजन हटाओ तो आपका फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। देखो ये बन गया आपका फिनॉक्साइड है ना, O पे माइनस चार्ज आ जाएगा और ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा फिनॉक्साइड। ऐसे ही आप इसका भी निकाल दो, दोनों का एसिडिक हाइड्रोजन निकाल दो और दोनों के करस्पॉन्डिंग बना दीजिए कॉन्जुगेट बेस। अब देखिए कि जो निगेटिव चार्ज है वो किस एटम पे आ रहा है, क्या वो सेम एटम पे आ रहा है ना, नेगेटिव चार्ज अलग अलग एटम पे आ रहा है, डिफरेंट एटम पे आ रहा है। फिर देखो क्या वो एटम सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं? हाँ बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर बैठा होता है। पीरियोडिक टेबल आप लोग खूब अच्छे से पढ़ चुके हो, 16th ग्रुप में सल्फर ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर बैठा हुआ है ना, तो यहाँ पे साइज इफेक्ट लगेगा। ठीक है, अब देखो बड़ा कौन है, बल्कि कौन है, तो सल्फर ज्यादा बल्कि होगा, थर्ड पीरियड एलिमेंट है, ऑक्सीजन रिलेटिवली छोटा होगा, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा इसमें स्टेबल किसमें होगा, सल्फर पे, है ना। बोलो भाई, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन सल्फर देन ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कंपैरिजन में सल्फर पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब इन दोनों में स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, ये। और ये जिस भी एसिड से प्राप्त हो रहा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड रहा होगा, है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्गर एसिड का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है, इसी में इक्विलिब्रियम ज्यादा शिफ्ट हो रहा होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। इसका मतलब हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा हो गया, थायोफिनॉल। थायोफिनॉल जो होते हैं वो फिनॉल से मच मोर एसिडिक होते हैं। ठीक है, बोलो भाई आगे बात। तो ये अभी मैंने आपको पहला फैक्टर बताया है, अभी हम लोगों ने केवल एक ही फैक्टर पढ़ा है जो था साइज का वजन। ठीक है, अब सेकंड फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को सेकंड फैक्टर कैसे स्टेबिलिटी गवर्न करता है। सेकंड फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। सेकंड फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। कई बार एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी हमें पता लगाना पड़ता है। अच्छा, लेकिन ये फैक्टर कब लगेगा, ये फैक्टर हम लोग कब अप्लाई करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग कब अप्लाई करेंगे, जब नेगेटिव चार्ज, व्हेन नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन सेम पीरियड एलिमेंट। ठीक है, ये फैक्टर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर हम लोग तब देखेंगे जब नेगेटिव चार्ज जो होगा वो सेम पीरियड के एलिमेंट पे प्रेजेंट होगा, पीरियोडिक टेबल के सेम पीरियड के एलिमेंट पे प्रेजेंट होगा, है ना। सेम ग्रुप के एलिमेंट पे प्रेजेंट है तो साइज देखेंगे,
सेम पीरियड के एलिमेंट पे प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। सेम पीरियड के लॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर साइज फैक्टर पे डोमिनेंट होता है, क्योंकि पीरियड के लॉन्ग साइज में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते, सब स्लाइटली चेंजेस आते हैं। उससे ज्यादा चेंज हो रहा होता है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। जो फैक्टर ज्यादा तेजी से बदल रहा होता है ना, उसी पे नेचर पे डिपेंड कर जाता है स्टेबिलिटी। पीरियड के लॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव तेजी से बदलती है और ग्रुप के लॉन्ग तेजी से साइज बदलता है, ठीक है। इससे ग्रुप के लॉन्ग साइज फैक्टर को डोमिनेट हो जाता है, पीरियड के लॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर डोमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो ये फैक्टर हम लोग तभी लगाया करेंगे जब नेगेटिव चार्ज जो होगा कॉन्जुगेट बेस का उससे पीरियड के एलिमेंट पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा, ये फैक्टर कहता क्या है? तो सिंपल सी बात है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, है ना। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज बैठा होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ये वैसे तो हम लोग जब रेडियोलिटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पढ़ी तो वहां भी फैक्ट पॉइंट आया था कि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नेगेटिव चार्ज हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो वही बात यहाँ पे है कि नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्रेजेंट होगा वो उतना ही ज्यादा खुद को स्टेबल महसूस कर रहा होगा, और वो कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा वो जिस भी एसिड से बना होगा वो उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है। उसके एसिड से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस सीबी का मतलब सीबी मतलब कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होगी वो किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। हाँ, अब आप क्लियर। और ये फैक्टर हम लोग कब देखेंगे? जब नेगेटिव चार्ज सेम पीरियड के एलिमेंट पे प्रेजेंट हो, ठीक है। अब देखो एग्जांपल से और बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग, लिख लीजिए वाला, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक। इसमें कुछ आपको डिफरेंट कंपाउंड दिए हुए और इनमें एसिडिक के ऑर्डर में इनको अरेंज करने को बोल रहा है ना। कौन कौन से कंपाउंड है? एक आपको HF दे दिया है, एक वाटर दे दिया है, अमोनिया भी दे दिया है, और एक एल्काइन एसिटिलीन गैस दे दी है, एथाइन, ठीक है। अब इनको एसिडिक एसिड ऑर्डर में लिखना है, तो क्या करें बताओ? सबसे पहला काम क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग खटाखट क्या बना डालेंगे? सबके कॉन्जुगेट बेस बना डालेंगे, सबका एसिडिक हाइड्रोजन निकाल डालेंगे, ठीक है। मतलब हम लोग अमरीश पुरी बन जाएंगे, ठीक है। मतलब अमरीश पुरी मतलब कि विलेन का की तरह रोल प्ले करेंगे, तो सबके हाइड्रोजन खींच खींच के बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और हाँ, वही हाइड्रोजन निकालना जो एसिडिक है मान लो कि कोई ऐसा हाइड्रोजन मत निकाल देना एसिडिक ना। तो देखो इसमें हैलोजन से डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन एसिडिक है, निकालो भैया इसको, तो ये क्या बन गया आपका? फ्लोराइड है, ठीक है। वाटर में O के साथ H है तो एसिडिक है, निकालो किसी एक को निकालो, ठीक है। अच्छा, कॉन्जुगेट बेस बनाने में कोई एक ही निकालना होता है, दो हो तो दो में से कोई एक निकालो, है ना। अमोनिया में 3 में कोई एक निकाल लो, तो क्या बन गया आपका कॉन्जुगेट बेस? NH2-। और एथाइन में तो बेटा ये दोनों ही एसिडिक है, कोई एक निकाल लेना बेटा, दोनों मत निकालना, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस में केवल एक ही प्रोटॉन निकलता है, ठीक है। तो आपने खटाखट क्या बना रहा है? सबके कॉन्जुगेट बेस। अब आप देखो क्या नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या सेम एलिमेंट पे बैठा हुआ है? नहीं, सबसे अलग-अलग एटम पे। फिर देखो वो एटम क्या सेम पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं कि सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं? सेम। अब ये आप लोगों को पहचानना है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने पढ़ा लीवे बक्लोफनी सेकंड पीरियड के एलिमेंट याद है आपको? एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड इन पीरियोडिक टेबल तो कौन कौन से होते हैं? लीवे बक्लोफनी, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा आप लोग। तो इसमें देख लो आप लोग, इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ये देखो यही 4 हम लोग को दिख रहा है। यहाँ कार्बन बैठा हुआ है, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ फ्लोरीन, है ना। तो ये चारों एलिमेंट देखा जाए तो सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर देखना है। अब देखो इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है ना। तो इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा क्या है? फ्लोरीन है। बाकी तो ये तो दिए ही नहीं ना, तो इनको देखने का कोई फायदा, जो दिए उन्हीं को देखो। तो फ्लोरीन पे इसका मतलब सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल किस पे होगा? फ्लोराइड आयन पे।
है ना। इसका मतलब ये जिस भी एसिड से बन रहा है वो सबसे स्ट्रॉन्गर है। इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड इन चारों में मैं किसको लिख दूं बताओ? ए को, HF को, है ना। HF सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड। फिर देखो सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन कहां से आ रहा है? पानी से आ रहा है। तो सेकंड नंबर में एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? वाटर की। फिर नाइट्रोजन अमोनिया से आ रहा है, तो फिर अमोनिया, अमोनिया मतलब सी हो गया। और सबसे लीस्ट एसिडिक इसमें हो जाएगा एल्काइन। तो ये बेटा ऑर्डर हो गया एसिडिक एसिड का, ठीक है। बोलो भाई, HF सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर वाटर, फिर अमोनिया। एक लफड़ा हो रहा है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो इसमें, एक लफड़ा हो गया है, ऑर्डर गलत हो रहा है इसकी वजह से। देखो 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 देखो, हम लोग तो ये पढ़ते हैं कि कार्बन जो होता है वो नाइट्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज वाला होता है। नहीं चमक रहा है? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस कैरेक्टर को डिपेंड करती है। कार्बन की इलेक्ट्रिसिटी देखो, कार्बन एक मान लो एक कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज है, एक कार्बन मान लो sp2 हाइब्रिडाइज है, और एक कार्बन मान लो किसी कंपाउंड में ट्रिपली बॉन्डेड मतलब sp हाइब्रिडाइज है। तो क्या तीनों की इलेक्ट्रॉनिक सेम होगी? हाँ। देखो जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है उसकी पाउलिंग स्केल पे इलेक्ट्रॉनिक कितनी होती है? 2.5 होती है। लेकिन जैसे ही वही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो s कैरेक्टर बढ़ता है, और s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है। लेकिन कितना बढ़ती है कोई पूछे तो 0.25 से बढ़ती है। कितना बढ़ती है? 0.25। तो 2.5 में 0.25 ऐड कर दो तो 2.75, मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है सिंगली बॉन्डेड कार्बन से, 2.75 है ना। और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन की डबली बॉन्डेड कार्बन से और ज्यादा होगी, और अब कितनी बढ़ेगी? 0.5 से बढ़ जाएगी, है ना। पहले 54 से बढ़ेगी, फिर 98 से बढ़ेगी, ऐसे याद किया मैंने बचपन में, ऐसे याद किया है ना। 54 मतलब 0.25, 98 मतलब 0.5, ठीक है। अच्छा sp3 वाले की ये तो याद हो गई है कि 2.5 कार्बन की होती है sp3 वाले की, जो हम लोग पाउलिंग स्केल में याद करते हैं, है ना। इससे आपको डबली बॉन्डेड ट्रिपली बॉन्डेड की भी याद हो जाएगी बहुत आसानी से। पहले 0.25 से बढ़ाओ, फिर 0.5 से बढ़ाओ। तो इसका मतलब एक बात ये समझ में आ रही कि जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन होता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कितनी हो गई? 3.5। और फ्लोरीन की कितनी होती है पाउलिंग स्केल में? 4। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 3.5। नाइट्रोजन की 0.5 से कम होती है ना, 3। और कार्बन की 2.5। ये देखो पीरियड के दौरान 0.5 से कम हो रही है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा 4, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3। अब ये बताओ जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां पे लाई कर रही है? ऑक्सीजन के कम से ज्यादा कहां पे? ऑक्सीजन कम, है ना। इसका मतलब ये जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे आ रही है। अब स्टेबिलिटी बताओ तब सही आएगा। तो सबसे ज्यादा इसमें स्टेबल एनायन तो हो गया अच्छा, मतलब सबसे ज्यादा तो वही एसिडिक होगा। सेकंड नंबर में वाटर हो गया, लेकिन थर्ड नंबर पे एल्काइन। एल्काइन अमोनिया से ज्यादा एसिडिक होती है, ठीक है। एल्काइन जो होती है वो अमोनिया से ज्यादा, एल्काइंस आर मोर एसिडिक देन अमोनिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के रिस्पेक्ट में देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे आ रहा है, ठीक है। तो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के 3.25 है ना। वो क्लोरीन ऑक्सीजन से तो कम होती है, लेकिन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। बोलो भाई ये चीज याद रहेगी नहीं याद रहेगी? ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया सबसे ज्यादा एसिडिक। अच्छा सेकंड नंबर पे वाटर, थर्ड नंबर में एसिटिलीन एल्काइन, और फिर अमोनिया। अमोनिया एल्काइन से लेस एसिडिक होती है। अमोनिया में बेसिक कैरेक्टर डोमिनेंट हो जाता है, बेसिक ज्यादा होती है लेकिन एसिडिक कम, ठीक है। तो हम लोग दो फैक्टर पढ़ चुके हैं। पहला फैक्टर क्या पढ़ा था? साइज ऑफ एटम। वो कब लगाएंगे? जब नेगेटिव चार्ज
सेम ग्रुप के एलिमेंट पे आ रहे हो। दूसरा फैक्टर पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये कब अप्लाई करेंगे, जब नेगेटिव चार्ज सेम पीरियड के एलिमेंट पे प्रेजेंट हो, है ना। तो दो फैक्टर तो ये हो गए। फिर तीसरा फैक्टर आते हैं भाई, तीसरा फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तीसरा फैक्टर जो होता है जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब ये फैक्टर कब लगाएंगे, ये फैक्टर हम लोग तब लगाएंगे जब नेगेटिव चार्ज सेम एलिमेंट पे प्रेजेंट हो। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक नेगेटिव चार्ज डिफरेंट एलिमेंट पे प्रेजेंट था, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसे एग्जांपल मिलेंगे जिसमें नेगेटिव चार्ज सेम एलिमेंट पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो वहां पे हमें कौन सा इफेक्ट देखना होगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है। तो लिख लीजिए, थर्ड फैक्टर है, हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है। और ये फैक्टर कब लगाएंगे, इफ नेगेटिव चार्ज ऑफ कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट ऑन सेम एलिमेंट। ये फैक्टर कब एप्लीकेबल होगा, जब नेगेटिव चार्ज जो है कॉन्जुगेट बेस का वो सेम एलिमेंट पे प्रेजेंट होगा, ठीक। बात समझ में आ रही? अब देखो, अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में तो बहुत सारे इफेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में कौन कौन से इफेक्ट ऐसे हैं जो एसिडिक स्ट्रेन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट विच गवर्न द एसिडिक स्ट्रेन, है ना। ऐसे कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं जो एसिडिक स्ट्रेन को गवर्न करते हैं। तो पहला इसमें लिख लीजिए एरोमेटिसिटी। पहला कौन सा, पहला फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में एरोमेटिसिटी। क्या मतलब इस बात, अगर किसी एसिड का H हटाते ही, मतलब एसिड का एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करते ही कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिसिटी गेन कर लेता है। पता लगा तुमने H हटाया और कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिक हो गया। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। तो वॉइस क्लियर, ठीक है। तो हाँ, अब आ जाएगी, सही आएगी। तो इसमें क्या होगा कि अगर एसिड का H हटाने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस है अगर वो एरोमेटिसिटी गेन कर लेता है तो वो बहुत हाईली एसिडिक हो जाएगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है ये सभी पे डोमिनेंट है। तो सबसे पहले यही देख लेंगे कहीं कोई ऐसा एसिड तो नहीं है जो एरोमेटिसिटी गेन कर रहा हो, ठीक है। अभी एग्जांपल से और बेटर समझ में आएगा। बस एक एग्जांपल में इसका बता देता हूँ, वैसे तो और भी एग्जांपल है, आगे जब पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। आप लोगों ने एक ये पढ़ा होगा, एक 5 मेंबर रिंग और यहाँ पे H लगे हुए, ठीक है। ये कंपाउंड देख रहे हैं, और इसके जो ये वाले हाइड्रोजन होते हैं जो ये बीचों बीच में है, दोनों डबल बॉन्ड के बीचों बीच में, बोलते हैं ये बहुत भयानक एसिडिक होते हैं। मतलब बोलते हैं कि ये इनका एसिडिक स्ट्रेन जो होता है वो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है सब पे डोमिनेंट होता है। क्यों? क्योंकि इनमें से बेटा कोई भी एक H आप अगर निकालेंगे, इसका कोई भी एक H अगर निकलेगा तो ये जो रिंग है, देखो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, है ना। 5 मेंबर रिंग में नेगेटिव चार्ज और 2 पाई बॉन्ड भी है अल्टरनेट में। तो यहाँ पे ये रिंग एरोमेटिसिटी गेन कर लेगी, है ना। एरोमेटिसिटी कैसे गेन करेगी पता है ना, क्योंकि हकल रूल फॉलो करता है कि पूरे 6 पाई इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में लपक छपक टपक, है ना, पूरी रिंग में घूमना शुरू कर देंगे और हकल रूल वैलिड हो जाएगा, है ना। पूरे रिंग के पेरीफेरी पे टना टन 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 पाई इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू कर देंगे और पूरे पूरे 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने की वजह से वो हकल रूल फॉलो कर जाएगा और रिंग बिकम एरोमेटिक, है ना। और एरोमेटिक कंपाउंड्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड एक्स्ट्रा, क्योंकि उनकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत क्या होती है, माइनस में आती है, मोर नेगेटिव आती है ना। तो वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल होते हैं। तो सबसे पहले ये वाला इफेक्ट, ये इफेक्ट सब पे डोमिनेंट होता है, कहते हैं एरोमेटिसिटी सब पे डोमिनेंट है। अगर ये केस कहीं दिखने को मिल रहा हो तो ऐसा एसिड बहुत स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, ठीक है। या ऐसे एसिडिक हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। इसके बाद सेकेंड इफेक्ट होता है मीजोमेरिक इफेक्ट। अगर पता चला कि देखो एरोमेटिक के तो गिने चुने एग्जांपल होते हैं, है ना, उसके बहुत ही लिमिटेड एग्जांपल होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हर एक दूसरे कंपाउंड में एरोमेटिक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इसके बहुत रेयर एग्जांपल भी होते हैं।
इसके बाद एरोमेटिसिटी अगर मान लो नहीं दिख रही है तो देख लेना कि यहाँ ऐसा तो नहीं कि निगेटिव चार्ज मीजोमेरिक इफेक्ट से स्टेबलाइज है, ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट। और मीजोमेरिक में भी कौन सा इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, क्योंकि निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। प्लस एम तो उसका और उल्टा क्या कर देगा, डिस्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। तो आप देख लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि निगेटिव चार्ज आते ही उसका निगेटिव चार्ज किसी मीजोमेरिक इफेक्ट, किसी फंक्शनल ग्रुप के मीजोमेरिक इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा हो, तो फिर वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर में उसको मान लेंगे। कई बार ऐसा होगा कि निगेटिव चार्ज नॉर्मल रेजोनेंस में स्टेबलाइज हो रहा होगा, ठीक है, जैसा हम लोग नॉर्मल पी पाई टाइप का रेजोनेंस पढ़ते हैं, ठीक है, उस टाइप के रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, तो फिर उसको लेंगे हम लोग थर्ड नंबर पे। और सबसे लास्ट में पता चला कि ना तो एरोमेटिक है ना मीजोमेरिक इफेक्ट से स्टेबलाइज ना रेजोनेंस हो रहा है, तो लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव में भी कौन सा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट स्टेबलाइज करेगा, और प्लस आई वाला उल्टा क्या कर देगा, डिस्टेबलाइज कर देगा। तो ये 4 इफेक्ट होते हैं और इन्हीं इफेक्ट को हम लोग को देखना होता है, लेकिन उनका ऑर्डर ये जो लिखा मैंने ऑर्डर के साथ लिखा है कि सबसे ज्यादा डोमिनेंट इनमें कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, एरोमेटिसिटी। अगर निगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी से स्टेबलाइज हो रहा है तो सबसे ज्यादा एसिडिक उसी को मानना पड़ेगा। फिर मीजोमेरिक इफेक्ट में माइनस इफेक्ट, फिर नॉर्मल पी पाई रेजोनेंस, और आई में माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर प्लस आई लग रहा है तो वो उल्टा निगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज कर देगा, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। हाँ बोलो बेटा क्या करो। सर एरोमेटिसिटी में सर ये वाले हाइड्रोजन एसिडिक कैसे? हाँ देखो, ये जो एरोमेटिसिटी वाले एग्जांपल होते हैं ये एबनॉर्मल टाइप के एग्जांपल होते हैं। ऐसे कंपाउंड जैसे हम लोगों ने यहाँ पे रूल पढ़ा था, जो सबसे शुरुआत में पढ़ा था कून्स वाला, नहीं कि हम लोग देखते हैं कि ये वाले हाइड्रोजन क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ये इस रूल से आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, ठीक है। ये जो एरोमेटिक वाले हाइड्रोजन होते हैं वो इस रूल से आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, ठीक है। कि आपको लगे कि हाँ यार ये वाला रूल लग रहा है, या फिर इसको अगर आपको याद रखना है तो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जब भी दो डबल बॉन्ड के बीच में कार्बन हो और उस पर हाइड्रोजन लगे हो तो इट मे बी एरोमेटिक, हो सकता है एरोमेटिक, उसके एच को हटा के देख लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमेशा कहना गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको यहाँ लिखा है, ठीक है। लेकिन आप चाहो तो ऐड कर लेना कि एक पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि कभी रिंग में, हाँ लेकिन स्ट्रक्चर साइक्लिक टाइप का हो, रिंग स्ट्रक्चर हो और उसमें पाई बॉन्ड हो, बीच में कार्बन हो, उस पर एच हो, और वो एच हटे तो रिंग अगर एरोमेटिक हो रही हो तो वो हाइड्रोजन भी एसिडिक नेचर शो करते हैं, वो काफी ज्यादा एसिडिक नेचर के हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन ये कहना ऑलवेज सही नहीं है, इसलिए उसको जनरल रूल में तो मत ही लिखिए, ठीक है, क्योंकि वो कुछ पर्टिकुलर केस में सही होगा और ज्यादातर केस में गलत हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? यस। और एरोमेटिक एग्जांपल बहुत कम है ना, इतने कम एग्जांपल है कि आपको वो याद ही हो जाएंगे, तो 4 है, जब भी वो दिखेंगे आपको दिख जाएगा कि ये एथ ही एरोमेटिक है, बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं होते एरोमेटिक, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर के केस। तो आपको ये ऑर्डर पहले तो समझ में आना चाहिए, ये ऑर्डर जरूर लिख लीजिए कि सबसे ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर एरोमेटिसिटी, फिर मीजोमेरिक इफेक्ट, फिर रेजोनेंस, और रेजोनेंस भी अगर से नहीं पता लग पा रहा है या रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट ये डिसाइड करेगा एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। बोलो, ये देखो मैंने एक ऑर्डर लिख दिया है यहाँ पे, चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के केस में, है ना, जब भी निगेटिव चार्ज सेम एलिमेंट पे हो तो सबसे ज्यादा एसिडिक कब होगा, जब H हटाने के बाद ऐसा कॉन्जुगेट बेस बन रहा हो जो एरोमेटिसिटी गेन कर रहा हो, तो वो फिर बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा हो कि माइनस एम इफेक्ट से स्टेबलाइज हो तो सेकेंड नंबर में मानेंगे उसको। फिर नॉर्मल रेजोनेंस इफेक्ट से स्टेबलाइज हो तो थर्ड, मतलब फिर उसको प्रायोरिटी देंगे। फिर इंडक्टिव इफेक्ट में माइनस आई, फिर प्लस आई वाला कम कर देगा एसिडिक कैरेक्टर, और अगर बेटा प्लस एम वाला हो तो सबसे ही कम कर देगा, क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट आई इफेक्ट में डोमिनेंट होता है ना। तो जितना ज्यादा प्लस आई से नहीं वो डिस्टेबलाइज होगा, उससे ज्यादा डिस्टेबलाइज प्लस एम होगा कॉन्जुगेट बेस,
तो ये केवल एक लाइन भी आपको याद होगी तो क्वेश्चन आपके होते चले जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल आउटलाइन भी अगर बात करें तो ये पिक्चर आपके माइंड में अगर बन जाएगी तो समस्या आपकी मतलब एसडी डिस्टेंस के क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बोलो क्लियर? बोलो भाई। फिर इसमें एक ये जो रेजोनेंस वाली बात है इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, कई बार इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि जैसे मान लो कोई दो ऐसे कॉन्जुगेट बेस हैं जो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अभी जैसे एग्जांपल भी देखेंगे लेकिन पहले थ्योरी का पॉइंट है उसको क्लियर कर लीजिए कि कभी दो ऐसे कॉन्जुगेट बेस हो दोनों रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो फिर कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा एसिडिक है और कौन सा कॉन्जुगेट ज्यादा स्टेबल है? यही हम लोग गड़बड़ करते हैं हमेशा। हम लोग ज्यादातर क्या देखते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने लगते हैं। अरे नहीं भाई, पहले टाइप ऑफ रेजोनेंस देखो, सबसे पहले टाइप ऑफ रेजोनेंस देखना होता है। जब रेजोनेंस का टाइप सेम हो दोनों में तब देखो नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। पहले ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख के गड़बड़ होने पूरे चांस होते हैं। देखो ये लिखा है, मैंने नोट करके लिख दिया है, ये इसमें क्योंकि कई सारे क्वेश्चनों में बस छोटी सी गलती पूरा आंसर गलत कर देगा। तो ये मैंने लिख दिया, इफ कॉन्जुगेट बेस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, कभी भी कॉन्जुगेट बेस का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है, देन स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज एज फॉलोज। स्टेबिलिटी ऑर्डर में पहले प्रायोरिटी देखेंगे टाइप ऑफ रेजोनेंस। पहले ही रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मत गिनने लगना, उसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। पहले आप देखिएगा टाइप ऑफ रेजोनेंस। अच्छा, रेजोनेंस के टाइप तो यहाँ पे दो कैटेगरी में हम लोग देखते हैं। एक तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस, आप देखिएगा कि कौन सा रेजोनेंस है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, क्योंकि दो ही तरह के इसमें केसेस आपको मिलेंगे, और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो आप देखिएगा कि जो भी आपको दिए गए कॉन्जुगेट बेस, उनमें रेजोनेंस का टाइप क्या है, या इक्विवेलेंट है कि नॉन इक्विवेलेंट है। अगर ऐसा हो कि एक में इक्विवेलेंट हो और एक में नॉन इक्विवेलेंट हो, तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मच मोर स्टेबल देन नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो इक्विवेलेंट आरएस होते हैं वो नॉन इक्विवेलेंट आरएस से कहीं ज्यादा स्टेबल, उनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है वो बहुत कम एनर्जी का बनता है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में। तो अगर इक्विवेलेंट आरएस एक कॉन्जुगेट में इक्विवेलेंट आरएस बन रहे हैं और एक में नॉन इक्विवेलेंट, तो ज्यादा स्टेबल कौन हो जाया करेगा, इक्विवेलेंट आरएस। वहां पे आपको नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं काउंट करने हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि सर फिर नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर कब काउंट करेंगे, तो वो तब करेंगे जब टाइप ऑफ रेजोनेंस सेम हो दोनों में। मतलब दो कॉन्जुगेट बेस है, दोनों में इक्विवेलेंट टाइप के हो रहे हैं, तो जब दोनों में इक्विवेलेंट टाइप के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने तब आप काउंट कर लो क्या, नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। फिर जिसमें ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने वो स्टेबल होगा, या दोनों में नॉन इक्विवेलेंट टाइप के हो रहे हैं रेजोनेंस, तो फिर आप नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखो। तो नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर तभी देखना है जब टाइप ऑफ इक्विवेलेंट टाइप ऑफ रेजोनेंस क्या हो, सेम हो, ठीक है। बोलो भाई, ये लिख लो ये कि नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें कब देखना है, ये तभी अप्लाई करना है, अप्लाई व्हेन टाइप ऑफ रेजोनेंस इज सेम, मतलब दोनों में रेजोनेंस जो है वो सेम टाइप का हो रहा हो, तभी देखिएगा नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले टाइप देखिएगा, सबसे पहले टाइप। अब एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, एक आपको दे दिया गया कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, और एक फिनॉल, और आपसे पूछा जाए विच वन इज मोर एसिडिक, एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक है कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, जल्दी वाली आंसर क्यों दे रहे हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले क्यों देख रहे हो, वही तभी गड़बड़ होगा। अगर आप स्ट्रक्चर पहले देखोगे तो आंसर फिनॉल ही दोगे। एसिटिक एसिड और फिनॉल में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना, ठीक है, ये क्वेश्चन है।
तो देखो सबसे पहला काम क्या, दोनों के क्या बनाएंगे, कॉन्जुगेट बेस। सबसे पहला काम, और कुछ सोचना ही नहीं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी एसिड दिया है बना डालो कॉन्जुगेट बेस। तो दोनों का एसिडिक, देखो एसिडिक एसिड का एसिडिक हाइड्रोजन ये लास्ट वाला है जो O के साथ कनेक्टेड है, इसी को हटाना और किसी को मत हटा दो। तो देखो CH3COO-, ये बन गया इसका कॉन्जुगेट बेस। अब उसका भी बनाओ, फिनॉल का भी बनाओ। फिनॉल का ये वाला हाइड्रोजन जो O से कनेक्टेड है, यही तो एसिडिक है, इसी को हटाओ, बना डालो इसका कॉन्जुगेट बेस, तो इसका बनेगा फिनॉक्साइड है। फिर देखो कि निगेटिव चार्ज क्या सेम एटम पे है कि अलग अलग एटम पे है, तो निगेटिव चार्ज सेम एटम पे, इसमें भी ऑक्सीजन पे, इसमें ऑक्सीजन। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी किस किस इफेक्ट से गवर्न होगी, इलेक्ट्रॉनिक। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में बहुत सारे इफेक्ट पड़े हैं, एक एरोमेटिसिटी, माइनस आयन इफेक्ट, रेजोनेंस। तो देखो एरोमेटिसिटी से कुछ पता नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपको लग रहा होगा कि सर ये एरोमेटिक है, लेकिन देखो एरोमेटिसिटी का मतलब ये है कि जिस एटम पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, निगेटिव चार्ज आने के बाद वो हमारी रिंग क्या हो जाए, एरोमेटिक हो जाए। यहाँ तो ये रिंग पहले ही से एरोमेटिक है ना भाई। बेंजीन फिनॉल का H मैंने जब नहीं हटाया था, उससे उस समय भी रिंग एरोमेटिक थी, और हटा दिया तो अभी भी रिंग एरोमेटिक है। तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी का थोड़े ना कोई रोल है ना। अगर कुछ ऐसा होता कि निगेटिव चार्ज हटने के बाद हमारी रिंग पहले एरोमेटिक ना होती, लेकिन H निकलने के बाद जो एनायन बन रहा है उसमें रिंग एरोमेटिक हो जाती, तब हम लोग बोलते हैं एरोमेटिसिटी का फैक्टर। हाँ क्या हुआ, देखो उसमें ये देखा जाता है कि जो रिंग है अगर वो पहले से एरोमेटिक है तो वो वाला फैक्टर तो कभी लगेगा ही ना। वो वाला फैक्टर तो तब लगेगा कि जब पहले रिंग एरोमेटिक ना हो और H निकलने बाद एरोमेटिक हो जाए। और इसमें पहले से रिंग एरोमेटिक है, उल्टा H निकलने के बाद तो अगर वो रिंग निगेटिव चार्ज रिंग में गया तो रिंग हमारी क्या हो जाएगी, नॉन एरोमेटिक हो जाएगी। तो मतलब वो वाला फैक्टर तो नहीं लगने वाला, ठीक है। अब इसमें देखो मीडियोमेटिक इफेक्ट हो नहीं रहा है, नेगेटिव चार्ज माइनस इफेक्ट से स्टेबलाइज हो नहीं रहा है, तो किस क्या देखेंगे, रेजोनेंस। क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में स्टेबलाइज है। इतना तो आप लोग समझते ही हो कि ये नेगेटिव चार्ज के अल्टरनेट पोजीशन में पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, दबक दबक कर रहा होगा, ठीक है। और इसके अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये किस टाइप के होंगे, ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे कि नॉन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं जिनके रेजोनेंट स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या हो, सेम हो। क्योंकि दोनों में आप देखो तो ये वाला पार्ट दोनों में सेम ही दिख रहा है ना, एक ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड, एक पे नेगेटिव चार्ज, तो दोनों की स्टेबिलिटी सेम है, इसलिए ये इक्विवेलेंट टाइप के क्या बना रहे हैं, ये कैसा रेजोनेंस है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं इसमें, ठीक है। तो एसिडिक एसिड के जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो इक्विवेलेंट एनर्जी के, ठीक है। लेकिन फिनॉक्साइड आयन में अगर आप उसका कोई एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको क्लियर होगा कि ये जैसे ही लपक करेगा और ये 5 बॉन्ड लपक करेगा, तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या इनकी एनर्जी सेम है, पहले और दूसरे को ही कंपेयर कर लेगा तो सेम तो नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। तो अगर डिफरेंट एनर्जी के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और इन दोनों में जो ज्यादा स्टेबल होते हैं वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनके सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी सेम होता है और उनका बनने वाला जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है बहुत कम एनर्जी का बनता है, ठीक है। तो इनमें ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला एनायन है ना, एसीटेट आयन। और एसीटेट आयन जिस एसिड से बन रहा है वो एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। इसका मतलब दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यहाँ तक कि बोलते हैं जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, आर ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, है ना। ऐसा कोई भी एसिड जिसमें COOH जुड़ा हो, है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से हमेशा स्ट्रॉन्गर होते हैं। क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं और फिनॉल में नॉन इक्विवेलेंट,
ठीक है। तो यहाँ पे हमने टाइप देखा, ना कि मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर कोई गलती से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेगा तो आंसर फिनॉल दे बैठेगा, क्योंकि वो गिनेगा कि भैया एक बार यहाँ पे आया आर्थो पे, फिर टपक टपक इधर आया पैरा पे, फिर टपक टपक यहाँ पे आया, फिर इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और इसके तो 2 ही बन रहे हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो तब देखते हैं जब दोनों में सेम टाइप का रेजोनेंस होता है। अगर दोनों में नॉन इक्विवेलेंट होता या दोनों में इक्विवेलेंट होता तब तो नंबर ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर से ही पता लगाना पड़ता है, जिसमें ज्यादा बन रहे तो ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन जब टाइप ऑफ रेजोनेंस अलग हो तो कभी भी नंबर ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर मत देखें आप, ठीक है। ठीक, तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, लेकिन हम लोग को इस स्टेज में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थ्योरी वाला पार्ट मैंने आपको करा दिया। एसिडिक स्ट्रेंथ की स्टेबिलिटी को कंपेयर करने में बस यही मेन थ्योरी है ना। तो अब इसमें करने हम लोग को क्वेश्चन को भी देखो, इसमें थ्योरी लिमिटेड है लेकिन क्वेश्चन जब आप एक मैक्सिमम हर टाइप के क्वेश्चन आपकी नजरों से गुजर नहीं जाएंगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन भी हम लोग को देखने हैं। तो इसमें एक वर्कशीट ये मैंने लगाई हुई है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन मैंने लिए हुए, वही वर्कशीट के ही क्वेश्चन है, सिस्टमैटिक ऑर्डर में मैंने लिए हुए। देखो क्वेश्चन क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ और डिफरेंट कार्बो। हम लोग क्या करने आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ पे बेस्ड क्वेश्चन करते आ रहे हैं, ठीक है। जितना थ्योरी पढ़ा है उसी पे सब ये क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 3 एसिड दिए हैं, ए बी सी करके आपको 3 एसिड है। पहला आपका प्रोपेनोइक एसिड है, दूसरा आपका क्लोरोप्रोपेन या फिर आईपीएसी नेम बोल दो तो क्या हो जाएगा 1 2 3 3 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, और तीसरा आपका 3 फ्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। अब हमें तीनों का क्या बताना है, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले काम हम लोग खटाखट सबके क्या बना डालेंगे, कॉन्जुगेट बेस। पहले आपको कुछ भी नहीं सोचना है, कॉन्जुगेट बेस तुरंत बना देना है। तो कॉन्जुगेट बनाने के लिए हमें कौन क्या निकालना होगा, तीनों का एसिडिक हाइड्रोजन। और कार्बोक्सिलिक एसिड में यही वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है जो ऑक्सीजन से अटैच हो, सबसे लास्ट में जो है ना वही वाला। तो आप खटाखट इनके H निकालो, H+ करके तीनों के H निकाल दो, H+ करके बोलो भाई। अब बना दो इनके क्या, कॉन्जुगेट बेस। देखो पहले का कॉन्जुगेट बेस ये बनेगा, दूसरे का कॉन्जुगेट बेस ये बनेगा, साथ साथ बनाते भी रहिए आपको, ठीक है। और तीसरे का ये बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। अब वो कैसे कंपेयर करेंगे, देखो तो आप देखो कि निगेटिव चार्ज सेम एटम पे आ रहा है कि अलग अलग एटम पे आ रहा है, सेम एटम पे आ रहा है। तो कौन से फैक्टर लगाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में भी कौन सा फैक्टर लगाएगा भाई, चार ने गए। तो देखो एरोमेटिक तो कोई नहीं, क्योंकि वो साइक्लिक होना चाहिए, एरोमेटिक के लिए साइक्लिक तो साइक्लिक तो नहीं है। लीजोमेरिक इफेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि वो उसके बगल में पड़ोस में कोई दूसरा ग्रुप भी तो होना चाहिए, है ना, अकेला सीड हो रहा है। रेजोनेंस हो रहा है, अगर देखा जाए तो रेजोनेंस हो रहा है, ऐसा नहीं, लेकिन वो सब में सेम है। अच्छा कोई ऐसा इफेक्ट जो सब में सेम हो तो उससे एसिडिक स्ट्रेंथ गवर्न ही नहीं होगी, क्योंकि देखो रेजोनेंस इसमें भी हो रहा है, देखो टपक टपक इसमें, मतलब इसके एसीटेट आयन जो है उसमें हो रहा है रेजोनेंस, लेकिन वो तीनों में हो रहा है, वो तो इफेक्ट आइडेंटिकल इफेक्ट हो गया ना। तो हमें ऐसा इफेक्ट देखना है जो तीनों में अलग अलग हो। तो रेजोनेंस सब में सेम है, इसलिए फिर हमें किस पे जाना पड़ेगा, इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट में हमें ये देखना होगा कि कौन से ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लग रहा है। तो देखो यहाँ पे इसके साथ बैठा है एथिल, और एथिल का एल्किल बेटा जितने भी होते हैं इनमें आई में कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई की माइनस आई, प्लस आई है ना। ये तभी मैंने आप लोग बोला कि वो ऑर्डर आप लोग आज रिवाइज करिएगा, ठीक है। तो एल्किल जितने भी हो, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल है ना, ये सब आई इफेक्ट में प्लस आई देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन धक्का मारते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होते हैं या रिलीजिंग ग्रुप होते हैं।
तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे होंगे। आई इफेक्ट केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन पे ऑपरेट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन पे नहीं ऑपरेट होता है। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर दे रहे होंगे। अच्छा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे तो निगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ रही होगी कि घट रही होगी? ऑक्सीजन पे बढ़ रही होगी, है ना। पहले से माइनस में का चार्ज है, थोड़ा डेल्टा निगेटिव और आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज, अच्छा निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो स्टेबल हो रहा है कि डिस्टेबलाइज हो रहा है? है ना, चार्ज का बढ़ना मतलब डिस्टेबल, तो ये तो डिस्टेबलाइज कर रहा है। अब इधर देखो, यहाँ पे लगा हुआ सबसे लास्ट में क्लोरीन, और क्लोरीन का होता है आई में माइनस आई, तो वो इलेक्ट्रॉन अपना खींच रहा होगा माइनस आई से खींच रहा होगा। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी लास्ट में यहाँ पे, है ना। तो थोड़ी सी कम हो रही होगी, है ना, तो थोड़ी भी कम हो रही होगी, चार्ज थोड़ा सा स्टेबल हो रहा होगा पहले से। तीसरे में क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन का माइनस आई तो क्लोरीन से भी ज्यादा होता है। क्लोरीन का माइनस आई पे क्लोरीन से ज्यादा और ज्यादा पुल कर रहा होगा, तो ये निगेटिव चार्ज डेंसिटी को और ज्यादा कम कर रहा होगा। तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल जो कॉन्जुगेट बेस है वो कौन सा होगा, है ना, हाँ, जिसमें क्लोरीन लगा उसी वाला, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर में ये वाला, और ये तो अनस्टेबल हो रहा है ना, तो इन तीनों सबसे लास्ट बेसिस को रखना पड़ेगा। तो इसमें जो इनके कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही उनके करस्पॉन्डिंग एसिड का एसिडिकेशन का ऑर्डर है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, एसिड सी, फिर बी, फिर ए। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया है ना एसिडिक स्ट्रेंथ का। ठीक, क्लियर है? बोलो। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपको कैसे भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जितने भी क्वेश्चन करेंगे मेथड यही लगेगा, बस एग्जांपल बदलते जाएंगे, मेथड आपको हर बार ये लगाना है। अब ये वाला मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से अटेंड करिए, एक बार इसको देख डालो। अब कुछ चीजें जल्दी जल्दी भी आप लोग कर सकोगे, हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। शुरुआत में भले थोड़ा सा टाइम लगे। बी सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर सी, फिर बी, फिर ए, है ना। इसमें हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जैसे ही एच हटेगा, बी सी डी ए, यस सर, है ना, हाँ, बहुत बढ़िया ऑर्डर। तो जैसे ही एच हटेगा इनके बनेंगे कॉन्जुगेट आयन, और हम लोग उनकी स्टेबिलिटी देख लेंगे। अब देखो एथिल में, तो एथिल का कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा, प्लस आई, तो वो तो निगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, है ना। अच्छा, क्लोरीन का माइनस आई, तो ये निगेटिव चार्ज डेंसिटी थोड़ी कम कर रहा होगा। यहाँ देखो तो दो क्लोरीन लगे हैं उसी सेकंड पोजीशन पे, तो ये निगेटिव चार्ज डेंसिटी और कम कर रहा होगा। बोलो भाई, दोनों क्लोरीन का कलेक्टिव माइनस आई इफेक्ट लग रहा होगा ना, दोनों क्लोरीन माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे, तो इसमें पुलिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। और यहाँ पे तो एक उसके सेकंड कार्बन पे तीन क्लोरीन लगे हुए हैं, तो तीनों का कलेक्टिव माइनस आई इफेक्ट 2 क्लोरीन से तो ज्यादा ही होगा 3 क्लोरीन का, तो इसमें सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक डी बनता दिख रहा है ना, डी। इसके बाद सी लिख देंगे हम लोग, फिर बॉम्बे बी, फिर ए। तो ये इनके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, क्लियर। ये इनके, अच्छा अभी आज तो इतना रखते हैं, ठीक है। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन और लिए हुए हैं, वो वर्कशीट के क्वेश्चन मैंने छाटे बढ़िया क्वेश्चन, तो ये मैं आपको अभी दे दूंगा, इनको एक बार अटेंड करिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में यहीं से डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार पहले से कर रखोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, फिर इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे कराएंगे, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू सर। Thank you.